आज हम हिस्ट्री की क्लास 3 पे थोड़ा चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। पहला हम लोग कॉन्सेप्ट से समझेंगे, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक से क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना। किस तरह से आप पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक से हटा सकते हैं या फिर सही कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो चर्चा करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? आप लोगों को बताना है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। अभी आंसर ना आप लोगों को पता है ना मुझे पता है, तो एक आइडिया हम लोग लगा सकते हैं कि हमें ये तो नहीं पता कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था, लेकिन हमको थोड़ा सा मोहम्मद गौरी के बारे में और थोड़ा सा जयचंद के बारे में पता हो तो हम ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक से इसको ऑप्शन आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना। किस तरह से, अगर या फिर हमको ऑप्शंस के बारे में कुछ पता हो तो हम इसका आंसर ला सकते हैं, करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तराइन। इसमें पहला ऑप्शन देखा जाए तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का युद्ध, ठीक है ना। तराइन का प्रथम युद्ध आप सभी को पता है किन किन के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, चौहानों के चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। इसमें से विजय किसकी हुई थी? इसमें से पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था, वह वापस अपने लौट के चला गया था, ठीक है ना। अब उसके बाद में दूसरा, जो पहला प्रथम हो गया बैटल ए। अब उसके बाद में बैटल बी की तरफ हम रुझान करते हैं कि बैटल बी क्या कह रहा है। तराइन का द्वितीय युद्ध अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध मैं यहाँ ले रहा हूं। तराइन का द्वितीय युद्ध ये किस किस के बीच में होता है? ये भी इन दोनों के बीच में हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी फिर दोबारा से भिड़े। तराइन, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी दोबारा से भिड़े। इस बार क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे दी और इस बार हरा दी। इस बार जीता कौन? मोहम्मद गौरी। तो पहले वाले दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, ये हो नहीं सकते, ठीक है ना। पहले दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, ये हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, उसमें से पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। देन आफ्टर दैट दूसरा जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, ठीक है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? ऑप्शन में है चंदावर का, ठीक है। चंदावर के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन कन्नौज के बारे में मुझे पता है। कन्नौज के बारे में किस तरह से पता है? कन्नौज के युद्ध को बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा हुमायूं और शेरशाह। शेरशाह ने 15 साल के लिए मुगलों को भारत से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। उसने बचपन में ही कसम खाई थी कि अगर जीवन में कभी भी मुझे मौका मिला तो मैं इन मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ के दिखाऊंगा, और वही उसने किया था। 15 साल के लिए हुमायूं को जंगलों की खाक छानने पर मजबूर कर दिया था। देखिएगा, अब समझते हैं कन्नौज का युद्ध, या इसे बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है जी। कन्नौज का युद्ध, शेरशाह एक तरफ थे, शेरशाह, और एक तरफ था कौन? हुमायूं, ठीक है। अब हमको इतना जरूर पता चल गया कि ये तीन बैटल के बारे में हमें पता चल गया। चौथा चंदावर का युद्ध, तो चंदावर का युद्ध इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए चंदावर का युद्ध आंसर सही हो जाएगा, सी। आप लोगों को इतना पता चल गया कि ये पहला वाला पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। फर्स्ट सेकंड हुआ था पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के, इसमें ये जीता। फिर उसके बाद में थर्ड जो कन्नौज का युद्ध था वो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, चंदावर का युद्ध, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है जी। अब उसके बाद में से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों के लिए, निम्न में से 8 दिल्ली सल्तनतों के शासनकाल का साक्षी रहा है, यानी कि 8 दिल्ली सल्तनतों पे जो राजा बैठे हैं उनको साक्षी रूप से किसने देखा है? ऑप्शन ए में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी में नसीरुद्दीन खुसरो, ऑप्शन सी में है अमीर खुसरो, और ऑप्शन डी में गयासुद्दीन तुगलक। बताइएगा, निम्न में से किसने 8 दिल्ली सल्तनतों के शासनकाल को साक्षी रहा है? बताइएगा कौन साक्षी रहा है। आप लोगों के पास में 4 सेकंड का टाइम है, आप लोग बता सकते हैं कि क्या कौन साक्षी रहा है, कौन साक्षी नहीं रहा है, उसके लिए जिसने अपनी आंखों से देखा हो 8 सल्तनतों को।
देखिएगा, आप लोगों को पता है कि हमारे भारत का तोता हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अमीर खुसरो एकदम सही आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं तो मैं एक एग्जाम्पल ये दूंगा कि मैंने भारत में 3 प्रधानमंत्रियों को अपनी आंखों से देखा है। 3 प्रधानमंत्रियों को तख्ता पलट होते हुए अपनी आंखों से देखा है। या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि 12 प्रधानमंत्रियों को अपनी अपनी आंखों के सामने तख्ता पलट हुए देखा है। 12 पार्टियों के प्रधानमंत्रियों को आपने देखा है, या फिर 12 पार्टियों के चीफ मिनिस्टर को आपने देखा है अपने साक्षी रूप से। तो वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन 8 दिल्ली सल्तनतों के शासन का साक्षी रहा है। ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अब्दुल हसन यमुद्दीन मोहम्मद। अब्दुल हसन यमुद्दीन मोहम्मद, ये अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। अब ये किसके कवि थे, क्या क्या चीजें लिखे करते थे? सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, फारसी और हिंदी थे। तो बहुत सारी चीजें नॉलेज थी, लेकिन ये मोस्ट थी, फारसी और हिंदी। इनमें ये कविताएं लिखा करते थे, कवि किया करते थे, और इनकी कविताएं और कवियों के रुझान में बहुत सारे शासकों ने इनको इंटरेस्ट दिखाया, लुत्फ दिखाया, और इनको अपने राज दरबार में बुलाया। कई कई शासक तो ऐसे भी थे दिल्ली सल्तनत के जो इन्हें अपने साथ में विदेश जहाँ कहीं भी बैटल पे ले जाया करते थे, अपने साथ लेके जाया करते थे। जहाँ कहीं पे भी अपने अदर जिस तरह से महल में जा रहे हैं तो उनको साथ लिया जाया करते थे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो आज के समय का। ठीक है ना। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब उसके बाद में थोड़ा सा बात कर देते हैं कि इनके पिता के बारे में। ठीक है ना। इनके पिता जो थे वो इंडिया से रिलेटिव नहीं थे, वो समरकंद मध्य एशिया से आए हुए थे, एक शरणार्थी थे। इन्होंने इंडिया में आके शरण ली। आज के समय में जिस तरह से पीसफुल शांति के लिए इंडिया को जाना जाता है, आज से हजारों साल पहले से भी इंडिया को एक पीसफुल शांति के स्टेट के रूप में जाना जाता है। किस तरह से, आपको फॉर एग्जांपल आप इस तरह से लगा सकते हैं कि इनके जो पिताजी थे अमीर खुसरो के, जो समरकंद, ठीक है ना, मध्य एशिया में पड़ता है, वहाँ के निवासी थे। वहाँ जब उनको लगा कि उनका जीवन यापन नहीं हो रहा है, फिर उन्हें लगा कि अपनी जीवन की सुरक्षा नहीं है, तो वो भारत की तरफ आना अग्रसर हो गए। भारत की तरफ जैसे ही आए तो उन्हें यहाँ पे शरण मिली, और शरण मिलने का इंतजाम आप इस तरह से देख सकते हैं कि उनका जो बेटा था अमीर खुसरो इतना बड़ा कवि हुआ, जैसे तोताई हिंद कहा जाता है भारत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सर आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सर आगरा शहर की स्थापना किसने की थी और क्यों की थी, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिएगा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ठीक है जी, बताइएगा। ऑप्शन फर्स्ट में है बहलोल लोदी, ऑप्शन सेकंड में फिरोज तुगलक ने, और तीसरा है खिजर खान ने, और चौथा है सिकंदर लोदी ने। बताइएगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम जो राजवंश था वो था लोदी वंश। दिल्ली वंश का, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो था लोदी वंश। क्यों? क्योंकि सिकंदर लोदी का जो एक तरह से पुत्र कहें या आने वाला शासक कहें, वो था क्या, इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का जो, जिस तरह से इब्राहिम लोदी का पूर्वज माना जाता है किसको, सिकंदर लोदी को। तो जिस तरह से बाबर की एंट्री हुई थी तो उस टाइम पे लोदी वंश था, और 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में लिया था, मुगल वंश की डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो 1526 तक लोदी वंश रहा था। ठीक है ना। तो लोदियों ने, ठीक है ना, लोदियों ने राजपूत, एक इंडिया होता है अपना इस तरह से, ये इंडिया का एक पोर्शन हो गया, आधा हाफ हाफ। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये दिल्ली सल्तनत हो गई। ठीक है ना, आप लोगों के लिए। अब दिल्ली सल्तनत में इनको जो लोदी वंश था उनका भी साम्राज्य काफी फैला हुआ था। यहाँ पे था ये राजस्थान का एरिया क्वार्टर। ठीक है ना। राजपूत शासकों में जहां तक उनका एरिया फैला हुआ था दिल्ली सल्तनत का, लोदी वंश का, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बार बार विद्रोह हुआ जाया करते थे, कोई अपने आप को स्वतंत्र इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया करता था, उन्हीं विद्रोहों को कंट्रोल करने के लिए सिकंदर लोदी ने अपनी कैपिटल को दिल्ली, अपनी जो राजधानी थी वहां पे सबसे पहले तो यहाँ उत्तर प्रदेश के आगरा में, आगरा शहर को बसाया, और फिर उसके बाद में अपनी कैपिटल को भी वहां पे शिफ्ट कर दिया, ताकि उस कंट्रोल को, उस विद्रोह के कंट्रोल को रोका जा सके। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सिकंदर लोदी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पद्मावत अच्छी तरह से देखी होगी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो रोल है उसको अच्छी तरह से हाईलाइट किया गया है, और बहुत अच्छी तरह से समझाया गया, दिखाया गया है कि अलाउद्दीन किस तरह का शासक था।
सेना के प्रति कितना सीरियस था, किस प्रकार का कमांडर था सेना के लिए। तो वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई। आप लोगों को अगर नहीं देखी है तो क्लास खत्म होते ही आप जाके पद्मावत देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। चलिए बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ठीक है जी, देवगिरी का शासक। अब थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर समझते हैं कि देवगिरी का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, आप लोगों को इतना पता है कि खिलजी वंश का शासक था, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कौन था? खिलजी वंश का शासक था। ठीक है जी। अब इसके बाद में बात करते हैं दक्षिण भारत। ठीक है ना, देवगिरी एक दक्षिण भारत का शासक था, जिसका जो शासक था वो कौन था? रामचंद्र देव। मलिक काफूर हो नहीं सकता, क्योंकि मलिक काफूर इसका खुद का एक सेनापति था, जिसको आप लोग अगर मूवी के माध्यम से देना चाहें, हिस्ट्री में पढ़ना चाहें, तो उसको किन्नर बोलते थे। कि बोलते क्या, वो था ही किन्नर। जिस तरह से हिस्ट्री के प्रमाण मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक किन्नर था। ठीक है ना। अब उसके बाद में इसकी बात किन्नर था, तो सबसे पहले आइए मलिक काफूर के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि जिस टाइम पे दक्षिण भारत में काकतीय साम्राज्य था, वहां से मलिक काफूर ही वो शख्स था, मलिक काफूर ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले काकतीय साम्राज्य से कोहिनूर हीरा को छीन कर लेकर नॉर्थ भारत में आया था, यानी कि उत्तर भारत में आया था। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कोहिनूर हीरे को लेके आने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो मलिक काफूर होगा। और आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत से और उत्तर भारत में किस शासक के शासन काल में वो कोहिनूर हीरा आया था, तो आप लोग बता सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उसने अलाउद्दीन खिलजी को ही लाकर कोहिनूर हीरा दिया था। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों के लिए समझाया था कि जिस मयूर सिंहासन पर शाहजहां, जिसे नादिर शाह उठा के ले गया था, उस मयूर सिंहासन में जाके शाहजहां के समय में उस कोहिनूर हीरा को लगाया गया था। ठीक है ना, मयूर सिंहासन जिसको बोला जाता था। तो मलिक काफूर इसका सेनापति था, और ये दक्षिण भारत में जितने भी अभियान हुए थे उनका कमांडर भी था, यही लीड कर रहा था। ठीक है ना, दक्षिण भारत में। तो इसने क्या किया, काकतीय साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत में, काकतीय साम्राज्य से कोहिनूर हीरा उठाया। आप लोगों को पता है जितने भी बाहर के राजा कह लो, चाहे आक्रमणकारी हो, तो वो कत्लेआम के लिए जाना जाते थे। जहां भी जाते थे कत्लेआम मचा दिया करते थे। किसी का सर काट दिया, किसी का पैर काट दिया, किसी का हाथ काट दिया। एक होता है कि बैटल को समाप्त करने का एक दूसरा रूल्स होता है कि आप सामने वाले राजा को पराजित कर दो, आप विजयी घोषित हो जाएंगे। लेकिन ये लोग कत्लेआम ज्यादा मचाते थे, डर फैलाना चाहते थे, ताकि अगर हिंदुस्तान में डर फैले तो हमारी हुकूमत चले। उसी तरह से इन्होंने कोहिनूर हीरा को यहाँ से हासिल किया, और फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को जाके पहुंचा दिया। अगर आज के समय में बात करें कि आज के समय में कोहिनूर हीरा कहाँ गया है, हिंदुस्तान की संपत्ति थी काकतीय साम्राज्य की। उन्होंने जैसे आज के समय में काकतीय साम्राज्य को गोलकोंडा की खदानों में से, जैसे हैदराबाद शायद आज के समय में कहा जाता है, तो गोलकोंडा की खदानों से वो निकाला गया था, कोयले की खदानों से। आज के समय में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में 2 पार्ट लगे हुए हैं, तीसरा पार्ट उनके म्यूजियम में रखा हुआ है। समय समय पर डिमांड होती रहती है कि हमारा कोहिनूर हीरा वापस कर दो। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको इतना पता चल गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण क्या अर्थ क्या था? आपको एक लाइन में बता दूं, अल्लाह बचाए मेरी जान रजिया गुंडों में फंस गई। इस तरह से लोग बोलते हैं, गाना भी है शायद, आई थिंक, मेरे को पता नहीं, लेकिन यही चीज थी कि रजिया सुल्तान, आपको पता है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, और ये भारत की पहली शासिका थी। ठीक है ना, पहली सुल्तान थी जो महिला सुल्तान थी। ठीक है ना। अब उसके बाद में से क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? अगर इस पर आप एक पेज लिखना चाहे तो वो भी कम है, क्योंकि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए बात करते हैं क्या। ऑप्शन फर्स्ट में उसका स्त्री होना, ऑप्शन सेकंड है वह कुशल प्रशासिका नहीं थी, ऑप्शन थर्ड है सेना का विद्रोह, ऑप्शन फोर्थ है रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना। देखिएगा, सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है उसका स्त्री होना, पहला जो कारण माना जाता है उसका स्त्री होना। क्यों? क्योंकि उसके जो भी शासन में नीचे सेनापति थे या कोई भी थे, या यहाँ तक कि उसके खुद के भाइयों को उसको पसंद ना था किसी स्त्री का सुल्तान होना, वो भी दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली सुल्तान थी। आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की पहली सुल्तान या भारत की सबसे पहली सुल्तान, तो रजिया सुल्तान का आपको ऑप्शन टिक करना है। अब उसके बाद में जान लेते हैं कि क्या कारण रहे थे इसकी विफलता के, क्या इसके कारण रहे थे पतन के। सबसे पहला कारण था कि ये स्त्री होना।
ठीक है ना। दूसरा कारण था कि इसके भाई थे, उन्होंने खुद इसको गिराने की कोशिश की थी कि किसी तरह से रजिया सुल्तान के पद से हटे और हम सुल्तान के पद पर जाके बैठ जाएं। जिस समय पे इसके पिता इल्तुतमिश थे, उस समय पे एक दल चालीसा हुआ करता था। दल चालीसा में 40 सदस्य हुआ करते थे। दल चालीसा में 40 सदस्य हुआ करते। वो 40 सदस्य वो काम किया करते थे जो कि वो डायरेक्ट रिपोर्ट सुल्तान को किया करते थे, वो और किसी के अंडर में काम नहीं किया करते थे। दल चालीसा के लोगों को काम जब यूज में लिया जाता था जब किसी राज्य संकट में हो या फिर कोई किसी प्रॉब्लम में हो। 40 सदस्य थे। इन सदस्यों का क्या काम था? अगर कोई विद्रोह कर रहा है तो उस विद्रोह को समाप्त करना, अगर कोई राज्य में कोई शुकनी बन के आ रहा है तो उसको समाप्त करना, इन 40 सदस्यों का काम था। सबसे पहला कारण था कि वह स्त्री होना। ऑप्शन तो इसका ए सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करें तब आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा कारण था कि रजिया सुल्तान को जिस इंसान से प्रेम हुआ था वह इसी दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में एक तरह से घोड़ों की देखरेख करता था। तो उस चीज पर और वहां के दिल्ली सल्तनत के सदस्य जो राजा मंत्री प्रशांगण थे वो सारे चिढ़ गए कि एक तो लड़की होके सुल्तान है और दूसरा जो घोड़ों की देखरेख करता है उससे इसको प्रेम है। तो उन दोनों की मतलब एक तो होता है कि चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना, दूसरा होता है कि थोड़ा सा अब मैनेज नहीं हो पाएंगे उस हिसाब से। तो पहला तो 50% तो वो इसलिए चिड़े हुए थे कि ये लेडीज होते हुए सुल्तान थी। सेकंड, इसने जो प्रेम किया था वो एक घोड़ों की देखरेख करने वाला दिल्ली सल्तनत में ही एक व्यक्ति था। तो दोनों बातों को लेकर बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। तो आने वाले समय में आपको भी पता है कि इसका जो हस्बैंड होगा, जो पति होगा, वही सुल्तान की गद्दी को संभालेगा इसके बाद में। तो उनको दिखा कि उनका फ्यूचर दिक्कत में है या प्रॉब्लम में है, तो उन लोगों ने क्या किया, इन दल चालीसा के लोगों को बोला कि अब रजिया सुल्तान का टाइम पूरा हो गया, तुम जाइए और रजिया सुल्तान को समाप्त कीजिए। तो हरियाणा के पास में एक जगह है, हरियाणा के पास में एक जगह है कैथल। वहीं पर रजिया सुल्तान को मध्य रात्रि का समय था, तब रजिया सुल्तान को दल चालीसा के इन्हीं अपने ही लोगों ने, दल चालीसा के 40 लोगों ने घेर के और मार दिया। इसीलिए वो कहावत है कि रजिया अल्लाह बचा है मेरी जान, रजिया गुंडों में फंस गई। ये 40 सदस्य थे जो कि दिल्ली सल्तनत के ही थे। इन्होंने ही चारों ओर से घेर कर उसको, जो कि इसका प्रेमी था और रजिया सुल्तान, दोनों को मार डाला। तब से दिल्ली सल्तनत पे फिर उसके बाद में कोई महिला आई नहीं, ना ही कोई सुल्तान बनी थी। सिर्फ एक प्रथम महिला थी, यही जो रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है ना, जो कि दिल्ली सल्तनत पे सुल्तान बनी। चलिए, तो आज की वीडियो में डिस्कशन इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको लगता है अगर वीडियो 1% भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।